अस्सलाम एवरीवन, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। सर, आज की क्लास में हम अपना एक और स्पेशलाइज एरिया देख लेते हैं जिसका नाम है म्यूचुअल फंड। जैसे हमने बकाया स्पेशलाइज एरिया किया जिसमें आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग बहुत ही ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, इस केस में भी आपको थोड़ी सी इन डेप्थ बिजनेस अंडरस्टैंडिंग चाहिए होगी ताकि आप इसका फॉर्मेट समझ पाएँ। पहले मैं आपको बिजनेस की अंडरस्टैंडिंग देता हूँ कि हाउ डज म्यूचुअल फंड ऑपरेट्स, और फिर उसके बाद हम ये देख लेंगे कि भाई म्यूचुअल फंड के अकाउंट्स बनते कैसे हैं, उसके अकाउंट्स में चीज़ें घूमती कैसे हैं। अब एक बेसिक एग्जांपल देता हूँ। भाई मैंने कहा म्यूचुअल फंड्स होते क्या हैं सर, वो होती है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। हाँ सर, हमने कह दिया कि म्यूचुअल फंड क्या होता है। सर, म्यूचुअल फंड होता है कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अच्छा सर, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम किसके तहत बनाई जाती है? सर, आप कहते हैं एनबीएफसी के तहत, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज। सही जी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के तहत एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम बनाई जाती है जिसको हम क्या कहते हैं? म्यूचुअल फंड कहते हैं। अच्छा भाई, अब ये करता क्या है, जरा एक बात सुन लेते हैं। ये आ गया सर हमारे पास ये, और हमने कहा कि कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट बनाई जाती है किसके तहत? एनबीएफसी के तहत। यानी बेसिकली म्यूचुअल फंड्स कहलाते ही कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम। अब इसके इसके नाम से ही पिक करो, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम का मतलब ये है कि ये जो म्यूचुअल फंड्स हैं वो जो आम आवाम होती है, आवाम का पैसा लेकर उसे इन्वेस्ट करती है, आवाम का पैसा लेकर उससे इन्वेस्ट करती है। भाई अब लेट से मैं कहूँ कि भाई अगर मैं एक नॉर्मल इंडिविजुअल हूँ और मेरे पास पैसा तो है जो कि असल में नहीं है, पर अगर अज्यूम कर लो मेरे पास पैसा है, तो उस पैसे से पैसा बनाने की जो कैपेबिलिटीज हैं अज्यूम करो मुझ में नहीं है। मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम के पास, म्यूचुअल फंड्स के पास, और मैं इससे कहूंगा भाई ये लो मेरे पैसे, ये लो मेरे पैसे, इसको तुम आगे जाके इन्वेस्ट करो। तो म्यूचुअल फंड बोलेगा वाह भाई वाह, बेहतरीन है, तो तुम मुझे पैसे दे रहे हो और मैं आगे इन्वेस्ट करता हूँ, तो बस बेहतरीन काम हो गया, आपने जितने मुझे पैसे दिए हैं वो मैं आपको वापस दे दूंगा। इसने बोला नहीं, इन्वेस्टर ने बोला नहीं, आप इसमें वैल्यू एप्रिसिएशन लेकर आएंगे। क्या लेकर आएंगे? वैल्यू एप्रिसिएशन लेके आएंगे। मैंने कहा यार मैं समझा नहीं वैल्यू एप्रिसिएशन क्या होती है। भाई उसने कहा कि आप अज्यूम करें, अब मैं इसकी एग्जांपल बना रहा हूं एक बहुत ही टेक्निकली, सुनिएगा इसको जरा समझिएगा। मैंने कहा कि भाई अज्यूम करें कि एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम जो है, सही है जी, वो जस्ट लॉन्च हुई है, लॉन्च हुई है, सही है जी, एक कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, वो लॉन्च हुई है अभी। और हमने ये कहा कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम ने किया क्या, उसको लॉन्च करते ही ये जो भी इसको मैनेज करने वाले लोग हैं, जो भी इसको मैनेज करने वाले लोग हैं, उन्होंने क्या किया, इस कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम में पैसे डाले। सुनिएगा, पैसे डाले। इसमें क्या होता है सर, कैश हो गया डेबिट, यूनिट होल्डर फंड क्रेडिट। अच्छा, हमने कहा कि भाई जैसे कंपनी की एक बेसिक वैल्यू होती है, पार वैल्यू होती है 10 रुपए, यहां पे आप समझ लें 100 रुपए से शुरुआत हुई, तो हमने कहा कि 100 रुपए पर यूनिट वैल्यू है, सही है जी। और लेट से अगर मैं अज्यूम करूं कि इसने अभी 10,000 यूनिट्स इशू किए हैं, तो इस म्यूचुअल फंड ने, मैं म्यूचुअल फंड की बात कर रहा हूं, उसने एंट्री क्या बनाई होगी सर, 100 into 10,000। तो टेक्निकली कुल मिला के 1 मिलियन की इंजेक्शन हुई है। 1 मिलियन की क्या हुई है? इंजेक्शन है सर। दिस यूनिट होल्डर फंड, दिस यूनिट होल्डर फंड, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं सर, दिस यूनिट होल्डर फंड इज नॉट इनकम ऑफ दिस म्यूचुअल फंड, बेसिकली दिस इज इक्विटी कंट्रीब्यूशन, दिस इज इक्विटी कंट्रीब्यूशन। पहले हम सिर्फ बिजनेस को समझ रहे हैं, नथिंग मोर देन दैट, नथिंग मोर देन दैट, हम सिर्फ बिजनेस को समझ रहे हैं, सही है जी। मैंने कहा कि सर ये आ गई मेरी इक्विटी कंट्रीब्यूशन। चलें जी, हमने कहा बेसिक बात ये हो गई, ये पहली हमने एक इसकी जो है वो स्टेपिंग स्टोन रखा है ताकि हम समझ पाएं। अच्छा भाई, जैसे कंपनी शुरुआत होती है कैपिटल से, यानी कैश डेबिट शेयर कैपिटल क्रेडिट, यहाँ पे हम कहते हैं यूनिट होल्डर का फंड, क्योंकि यहाँ पे फंड का अपना कुछ भी नहीं है, जो पैसा है यूनिट होल्डर्स का है, अवाम का है। अब आप ये सोच रहे होंगे तो भाई यूनिट होल्डर का अगर पैसा है तो फिर ये म्यूचुअल फंड्स क्या मतलब खैराती इदारा है कि अपने हिसाब से इन्वेस्ट करें? नहीं, सुनिएगा, समझिएगा, परखिएगा, फिर कंक्लूड कीजिएगा, जरा फोकस करें। अभी क्या हुआ है, हमने बोला अभी म्यूचुअल फंड क्या, कलेक्टिव इन्वेस्टमेंट स्कीम है, लोगों की इन्वेस्टमेंट की कलेक्शन है, और उसको वो इन्वेस्ट करके लोगों को रिटर्न देती है। अब कैसे देती है वो भी सीखते हैं, वैल्यू एप्रिसिएशन होनी चाहिए।
दूसरी चीज क्या, आवाम का पैसा लिया, इन्वेस्ट किया, पहली एंट्री ली है, अभी आवाम से पैसा लिया है, सही है जी, ये रहा यूनिट होल्डर फंड। और यूनिट होल्डर फंड इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये पैसा म्यूचुअल फंड्स का नहीं है, लोगों का है, लोगों को वापस जाएगा। अभी एक यूनिट की वैल्यू कितनी है, 100 रुपए। हमने बोला ठहरो, सब्र करो, हम एक काम ये करते हैं कि भाई अब इस पैसे से पैसा बनाते हैं। हमने क्या किया, कैश को किया क्रेडिट, और हमने टेक्निकली 400 शेयर्स खरीद लिए, 400 शेयर्स खरीद लिए, सही है, एबीसी कंपनी के, और वो भी एट द रेट ऑफ 25 पर शेयर। सही है जी, हमने कहा कि भाई कैश चला गया 400 इंटू 25। अच्छा, ये हम इसको 4000 कर लेते हैं, हम इसको 4000 कर लेते हैं, ताकि ये अकॉर्डिंगली, या इसको चलें 2000 कर लेते हैं ताकि ये अकॉर्डिंगली बन जाए। तो हमने कहा सर 2000 इंटू दिस, ये आ गया 50,000 रुपये की, टेक्निकली आप समझें हमने इन्वेस्टमेंट की है, और हमने क्या किया, इन्वेस्टमेंट कर ली डेबिट, और कैश हो गया क्रेडिट। अच्छा, टेक्निकली इस फंड को अभी कोई नुकसान नहीं हुआ है, इस फंड के देखो अभी भी एसेट्स कितने हैं सर, अभी भी अगर आप एसेट्स देखेंगे ना, यहाँ पे हम बनाते रहते हैं एसेट्स की मूवमेंट, आप प्लीज़ यहाँ फोकस कीजिएगा। एसेट्स के अंदर मैंने कहा अब मेरे पास बच्चों इन्वेस्टमेंट्स आ गई, मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स आ गई 50,000 रुपये की, और मेरे पास कैश आ गया कितने का जानी, इतने का आ गया था, इतने से चला गया। तो मेरे पास अभी भी एसेट्स की वैल्यू देखिए आप, एसेट्स की वैल्यू कह रहा हूँ, सही है जी, 1 मिलियन है, ये 1 मिलियन है। और सर मैं कह रहा हूँ कि मेरे पास एज ऑफ नाउ कोई लायबिलिटी नहीं है। तो मैंने कहा मेरे पास नेट एसेट्स आ गए, सही है, 1 मिलियन के, सही है, इसको हम कहते हैं नेट एसेट्स वैल्यू टोटलिटी में। और फिर मैंने कहा ये जो पूरी इक्विटी है, नेट एसेट्स है किसके, यूनिट होल्डर्स के हैं। तो मैंने कहा यूनिट्स कितने थे, आपने इशू किए थे ना जानी, 100 रुपये पर यूनिट, और कितने, 10,000 यूनिट्स। तो मैंने कहा ये 10,000 यूनिट्स हैं, और मैंने कहा कि इसके बाद नेट एसेट वैल्यू पर यूनिट, जिसको हम कहते हैं म्यूचुअल फंड्स की जबान में नैव, वो कितनी आ गई, 1 मिलियन डिवाइड बाय दिस 100 रुपये। सर ये चेंज क्यों नहीं हुई भाई, अभी तक आपने कुछ कमाया नहीं है ना, जो पैसे आपने उसको लिए थे अभी भी आपके एसेट्स की वैल्यू उतनी है। तो मैं कह रहा हूँ जो पैसे लगाए हुए अभी भी वैसे ही पड़े हुए, और एक यूनिट 100 रुपये का चल रहा है, जो इसकी पार वैल्यू है, जो इसकी पार वैल्यू है, जो इसकी क्या है बच्चों, पार वैल्यू। अच्छा जी, अब हमने कहा सर यहाँ तक तो बात समझ आ गई है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई है, 100 रुपये चल रही है, आगे देखे हुआ क्या। अब हम बिजनेस को समझ रहे हैं। हुआ ये कि ये जो शेयर था ना 25 रुपये का, ये 35 रुपये का हो गया। तो मैंने कहा कि भाई अभी मैं अगर यहाँ पर 35 - 25 करूं, और जो भी आंसर आता है, जो भी आंसर आता है, मैं कहूं कि भाई मैं 2000 शेयर से मल्टीप्लाई कर लूं, तो क्या मैं कह सकता हूं मेरी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू इंक्रीज हो गई। मैंने कहा सर 10 इंटू 2000, और मेरे पास सर इनकम स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट हो जाएगी क्रेडिट, यानी इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्रेडिट हो जाएगा क्या, फेयर वैल्यू गेन। अभी इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, पहले हम आपको थोड़ा सा हल्का फुल्का आइडिया दें। ये आ गया 20,000। अच्छा, अब मुझे आप एक बात बताएंगे ज़रा फोकस के साथ, इनकम स्टेटमेंट बनाना सीखेंगे, अभी हमने नहीं सीखा। क्या मेरी बैलेंस शीट की हालत ये रहेगी, क्या मेरी बैलेंस शीट की हालत ये रहेगी, हम कहते हैं ये ओल्ड, सही जी, हमने कहा ये ओल्ड है, और हम ये भी लिख लेते हैं ये है बिफोर रिटर्न, बिफोर रिटर्न, सही है जी। अब मुझे एक बात बताएं, अब मैं यहाँ पे एक यहाँ पे परफॉर्मा बनाऊं, और मैं यहाँ पे लिख दूं अगर आफ्टर रिटर्न, तो क्या आप मुझे ये कह सकते हैं कि सर मेरे पास जो एसेट्स हैं, मेरे पास जो एसेट्स हैं और इन्वेस्टमेंट है, सर आप क्या कहते हैं क्या सेम रही होगी, नहीं। आप देखिएगा, फोकस कीजिएगा, मेरी इन्वेस्टमेंट जो है वो 50,000 प्लस 20,000 हो गई। सर कैश में कोई रद्दो बदल नहीं है, कोई चेंज नहीं है, सही जी, कैश मेरे पास सेम रहा। और मैंने कहा सर इफ़ आई मेक अ टोटल ऑफ इट, तो मेरे एसेट्स जो है वो बढ़ के कितने हो गए, सर मेरे एसेट्स इंक्रीज हो गए 1020 हो गए। और सर अगर मैं यहाँ पर लाइबिलिटी लेके आऊँ, प्लीज़ देखिएगा इधर, लाइबिलिटी लेके आऊँ तो वो भी ज़ीरो है। और सर अगर मैं यहाँ पर इसका टोटल बनाऊँ तो ये देखिएगा
ये टोटल मेरे पास आ गया 1020। क्या आप ये मानते हैं कि मेरा 20,000 रुपये का जो गेन है इसने मेरे एसेट्स को बढ़ा दिया? अब जब एसेट्स को बढ़ा दिया, यूनिट होल्डर तो एक ही है, सुनिएगा, यूनिट होल्डर तो एक ही है, जिसने 10,000 यूनिट्स परचेज किए हुए, जिसने 10,000 यूनिट्स परचेज किए हुए, मैंने क्या किया सर, नेट एसेट्स वैल्यू पर यूनिट निकाल ली और वो आ गई 102। सर ये क्या हो गया, ये तो आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ गई। सर बिल्कुल बढ़नी चाहिए, क्योंकि मैंने कहा कि अगर मेरे मुझे 20,000 रुपये का गेन हुआ है, अगर मुझे 20,000 रुपये का गेन हुआ, 100 यूनिट है, तो पर यूनिट पे गेन कितना हुआ, पर यूनिट पे गेन कितना हुआ? अच्छा 10,000 यूनिट्स हैं तो 2 रुपये पर यूनिट, यानी क्या मैं कह सकता हूँ मैंने वैल्यू क्रिएशन की, यानी मैंने इसकी नेट एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज कर दी। यानी अब हम एक कंक्लूजन पे जा रहे हैं, जानी कंक्लूजन पे जा रहे हैं, क्या हम कह सकते हैं जैसे जैसे म्यूचुअल फंड कमाता जाएगा वैसे वैसे उसके एसेट ऊपर जाते जाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, जैसे जैसे म्यूचुअल फंड कमाता जाएगा वैसे वैसे उसके एसेट्स ऊपर जाते रहेंगे, और एसेट्स ऊपर जाते रहेंगे, और इफ आई मेक यूनिट्स कांस्टेंट तो मैं कहूंगा उस एक यूनिट की वैल्यू बढ़ेगी। अब लेट्स से यही बंदा म्यूचुअल फंड के पास आता है और मुझे बोलता है कि भाई मुझे अपने 5,000 यूनिट्स को रिडीम करना है, वापस लेना है। तो मैं जाऊंगा म्यूचुअल फंड के पास, मैं बोलूंगा भाई 5,000 यूनिट, उसने वो बोलेगा भाई 5,000 यूनिट आप कितने पे वापस चाहिए? मैं बोलूंगा 102 पे चाहिए। बोलेगा 102 पे क्यों चाहिए? बोलूंगा भाई आप ही को मैंने पैसे इसलिए दिए थे ताकि आप मेरी वैल्यू को इंक्रीज करें। तो अब जो मैं वापस पैसे निकालूंगा वो किस पे निकालूंगा? 102 पे। वो कैसे होंगे वो भी सीखते हैं, वो भी सीखते हैं। पर अभी हम एक चीज़ ये सीखी कि जैसे जैसे मैं कमाता जाऊंगा वैसे वैसे मेरे एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी। आई होप दिस इज क्लियर। अब आगे सुनिएगा, इसी के अंदर मैं एडिशन कर रहा हूँ, इसी के अंदर मैं एडिशन कर रहा हूँ। अब हुआ ये कि मुझे डिविडेंड इनकम भी मिली, तो मैंने कहा सर कैश हो गया डेबिट और डिविडेंड इनकम इनकम स्टेटमेंट में हो गई क्रेडिट। अच्छा मैंने कहा कि लेट से मैंने जो 2,000 शेयर इन्वेस्ट किए थे, वो 2,000 शेयर्स के ऊपर वो 2,000 शेयर्स के ऊपर मुझे पर शेयर पे जो डिविडेंड मिला है वो 7.5 मिला है। सही है जी, 7.5 मिला है। तो मैंने कहा सर 2,000 इंटू 7.5, 15,000 आ गया। और ये इनकम स्टेटमेंट, क्या मैं कह सकता हूँ कि इस फंड की जो वेल्थ है, इस फंड की जो वेल्थ है वो अगेन कितने से इंक्रीज हुई है? सर 15,000 से, क्योंकि मेरे एसेट्स इंक्रीज हो गए। क्या मैं कह सकता हूँ कि सर मैं यहाँ पर कैश में भी 15,000 डाल दूँ तो बाकी कहाँ गया? भाई देखो, जो भी कमाते हो वैसे कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। जो भी कमाते हो वैसे कहाँ जाता है? रिटेन अर्निंग में। यहाँ पे यूनिट होल्डर फंड में चला जाएगा और यूनिट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? बढ़ेगी, क्योंकि एक ही फंड है, क्या है सर? यूनिट होल्डर्स का फंड है। आई होप दिस इज क्लियर। अब मुझे एक बात बताएं, ये मैंने बढ़ा दिया, मेरी वैल्यू कितनी हो गई? 1,035,000। अब मैंने कहा कि देखो ये कितना हो गया? 103.5। यानी जैसे जैसे मैं वैल्यू क्रिएट करता जा रहा हूँ, देखो वैसे क्या है, जो कमाते हो रिटेन अर्निंग, यहाँ पे क्या जो कमाते हो सर कहाँ जाता है? नेट एसेट्स में, यानी यूनिट होल्डर फंड्स में, यूनिट होल्डर फंड में, जो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा जी, देखो ये रहा यूनिट होल्डर फंड में। आपने पहले कितने रखे हुए थे? 1 मिलियन। दिस इज इन्वेस्टमेंट्स पे जो भी कमाया उस यूनिट होल्डर फंड को क्या कराता रहेगा? बढ़ाता रहेगा। यानी इसको यूं भी कह सकते हो, नेट एसेट्स स्लैश यूनिट होल्डर फंड। बात क्लियर है? तो ये इक्विवेलेंट बात है। अच्छा भाई ये आ गया 103। अब बात सुनिएगा। अब ये मुझे कह रहा है म्यूचुअल फंड कि भाई सही है, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा हूँ, मैं आपकी इन्वेस्टमेंट मैनेज कर रहा हूँ, पर क्या ये खैराती इदारा है जो आपको मैं कमाया दी जा रहा हूँ? नहीं भाई, इसकी चार्ज होती है फीस, जिसको हम कहते हैं मैनेजमेंट फीस। क्या कहते हैं? मैनेजमेंट फीस, मैनेज करने की फीस। अब मैं आपको एक बात पूछता हूँ सर, मैनेजमेंट फीस कैसे निकाली जाती है वो भी बता देता हूँ। एनबीएफसी के अंदर, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के अंदर एक लिमिट सेट हुई है। अगर लेट से इक्विटी फंड है, इक्विटी फंड का मतलब ये है जो सिर्फ शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकता है, तो उसके लिए लिमिट लगा दी गई है कि उसके ओवरऑल एक्सपेंस पूरे साल के नेट एसेट्स के 5% से ऊपर नहीं होने चाहिए। तो फिर ये क्या करते हैं ये लोग, जो है जो भी इनको कमा के देते हैं उसमें से 1%, यानी 100 रुपए कमाए ना तो मैक्सिमम 5 रुपए। देखो बात समझना, जो भी फंड की वैल्यू है ना, जो भी फंड की वैल्यू है, उस फंड की टोटल वैल्यू का, उस फंड की टोटल वैल्यू का दिन के हिसाब से निकलता है। वो याद रखिएगा, दिन के हिसाब से, डेली। यानी डेली जो नेट एसेट्स होते हैं उसका 1% एक दिन के हिसाब से अक्रू करते हैं, और हम कैलकुलेशन भी इसी तरीके से चेक करते हैं बीइंग एन ऑडिटर। अब समझने की बात यह है कि वो परसेंटेज सिस्टम में डिफाइन होती है, क्योंकि वो जो हमारी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है जो ये म्यूचुअल फंड्स को मैनेज कर रही होती है, वो सारे पैरामीटर्स को देखती है कि एनबीएफसी की लिमिट्स क्या हैं। अब मैंने आपको ये कहा कि लेट से अगर मैं एक्सपेंस की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, एक्सपेंस की मैनेजमेंट की बात कर रहा हूँ, तो ये क्या करेगा? सुनिएगा, अब इसी फंड की बात कर रहा हूँ। लेट से मैंने कहा कि भाई इसने पूरे साल में
1% या यूं कह लो कि 0.1%, 0.1% सेट किया हुआ है, 0.1% सेट किया हुआ है ऑफ नेट एसेट्स, जो कि ये मैनेजमेंट फी चार्ज करेगा। सही है जी। तो हमने कहा मैनेजमेंट फी एक्सपेंस डेबिट, सही है जी। और कैश क्रेडिट इसने, अच्छा कैश क्रेडिट कैसे? भाई कैश क्रेडिट ऐसे कि इसने अपने पैसे निकाल लिए ना, मैनेजमेंट ने, इसने अपने अकाउंट में डालेंगे, क्योंकि ये जो फंड है वो किसका है? यूनिट होल्डर्स का है। तो कैश इनका तो नहीं है, तो जो कैश आया था वो यूनिट होल्डर्स का आया था, उसी कैश में से ये लोग लेगा, या तो पेबल आएगा, जो भी पेबल भी आएगा, तो इसकी नेट एसेट्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। मैं आपको पेबल डाल के दिखा देता हूँ। अच्छा भाई, फिर मैंने ये कहा कि ये जो मैनेजमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये जो मैनेजमेंट एक्सपेंस की फ़ी है, हमने क्या किया, ये नेट एसेट्स जो आ रहे हैं, एज्यूम कर रहा हूँ कि यही थे, और 0.1% ले लिया इसका। अच्छा ये कितना आ गया? 1035। ये लिमिट के हिसाब से अगर 2% की लिमिट है, 2% से ऊपर नहीं आना चाहिए, लोग नीचे रखते हैं ताकि वो कभी भी एक्सीड ना करे। अच्छा ये क्यों लिमिट्स लगाई गई हैं? ताकि आप लोगों का पैसा एक्सप्लॉइट ना करें। सही है जी। तो इसलिए लिमिट लगाई गई है, उस थ्रेशोल्ड से ऊपर नहीं आना चाहिए। इवन ये भी लगाई गई है कि एक कंपनी में इतनी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते, आप एक एक पोर्टफोलियो को देखेंगे, तो वो अलग अलग लिमिट्स हैं। दैट इज़ नॉट पार्ट ऑफ योर कोर्स, बट ये नॉलेज के लिए बता रहा था। खैर अब हुआ क्या, अब मैं यहाँ पर लायबिलिटी में मैनेजमेंट फी एक्सपेंस, मैनेजमेंट फी पेएबल कितने का आ रहा है भाई? सर ये आ गया हमारे पास इतने का, और हमने इसको खाली उठा के ऊपर से लिंक कर दिया। ये कहाँ से मैच हो रहा है भाई? ये आ गया। अच्छा जी, अब हमने ये कहा कि इसमें से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये सर्कुलर एरर क्यों दे रहा है भाई? और ये नेट एसेट्स तो यहाँ से माइनस होके आ रहा है। अच्छा हमने इस पर परसेंटेज लगाई हुई है, ओके इसलिए कर रहा है ये। हमने कहा चलो जी इसको सही कर लेते हैं। अच्छा भाई, अब हमने ये कहा कि अब अगर मैं इसको ये करूं तो देखें, पहले कितनी थी? 103.5, ये कितनी है? कोई 103.3965। और अगर मैं ये बताऊं और आप ये बात समझने में कामयाब हो जाएं कि भाई क्या मैं ये कह सकता हूँ कि जितनी मैं कमाता जाऊंगा उतने मेरे नेट एसेट्स इंक्रीज होते जाएंगे, उतने मेरे नेट एसेट्स इंक्रीज होते जाएंगे। प्लीज़ सुनिएगा, उतने मेरे नेट एसेट्स इंक्रीज होते जाएंगे। और जितना मैं एक्सपेंस करता जाऊंगा उससे मेरे नेट एसेट्स कम होते जाएंगे, आया कि वो कैश चला जाए, आया कि वो लायबिलिटी आ जाए। तो क्या आप ये कह सकते हैं, मैं कह सकता हूँ इसको पे करने के बाद मेरे यूनिट होल्डर्स के लिए इतने पैसे बचें, इसको पे करने के बाद मेरे यूनिट होल्डर्स के लिए इतने पैसे बचे, यानी मेरी अब एक एसेट की एक 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 यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई है? 103.3965। अब सर आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। अब हम इस पोजीशन में कि हम बना सकें इनकम स्टेटमेंट। सही है जी। और भी फीसेस होती हैं, एसएससीपी की फी होती है, वो सारी चीज़ें आ रही होती हैं, बट जो भी ऑडिट और रेम्यूनरेशन सब आप एक्सपेंस में डालेंगे, जिससे नेट एसेट्स क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। और फिर बता रहा हूँ ओवरऑल एक्सपेंस की लिमिट होती है, कैपिंग होती है, उससे ही एक्सीड नहीं कर सकता। मैंने क्या कहा सर? यहाँ पे डिविडेंड इनकम आई है, और डिविडेंड इनकम, और सर फेयर वैल्यू गेन। अभी बहुत चीज़ें हैं इसमें, बहुत चीज़ें हैं, अभी आपने बने रहना है, अभी तो पहली क्लास है इसकी। हमने कहा सर, मैंने कहा कि ये आ गई हमारे पास फेयर वैल्यू गेन, और हमारे पास आ गया डिविडेंड इनकम 15,000 रुपये की। और हमने कहा सर इसका टोटल ये आ गया। ये बेसिक है, अभी इसके पूरे फॉर्मेट पे भी हम जाएंगे, अभी बिजनेस समझ रहे हैं। और फिर हमने कहा एक्सपेंसेस इसके ऐसे शो होते हैं, वो नेट एसेट्स का सम परसेंटेज होते हैं। और हमने कहा कि भाई मैनेजमेंट फ़ी पेएबल, और हमने मैनेजमेंट फ़ी पेएबल बना दिया। मैनेजमेंट फ़ी पेएबल क्यों लिख रहा हूँ यहाँ पे? मैनेजमेंट फ़ी एक्सपेंस आएगा क्योंकि ये इनकम स्टेटमेंट है। और सर अगर मैं यहाँ पर आपको बताऊँ, ये आ गया हमारे पास प्रॉफिट या इनकम बिफोर टैक्स। अच्छा आप ज़रा बात समझिएगा, बात समझने की यह है कि अभी मैं पूरा डिस्क्लोजर पे जाऊंगा, पूरे उस पे जाऊंगा, फिर से मूवमेंट समझा रहा हूँ। अच्छा फिर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में ये लिखा हुआ है कि म्यूचुअल फंड्स आर एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स इफ they distribute 90% of your income, 90% of their income except capital gain, except capital gain। वो बोल कैपिटल गेन को हटा के उनको पूरा का पूरा 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, पूरा का पूरा 90% क्या कर देना चाहिए? डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए। तो अगर मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि जाहिर सी बात है हर फंड यही करता है डिस्ट्रीब्यूट, तो हमने कहा टैक्स हो गया जीरो।
वो डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ कि ये जो फेयर वैल्यू गेन है, दिस इज माई कैपिटल गेन बट अनरियलाइज है, वो बोला रियलाइज हो अनरियलाइज हो मुझे कोई इससे गर्ज नहीं है, उसको पूरा गेन जो है 90% डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, यानी इसको इसका टेक्निकली बताऊं, इसको अपनी बकाया इनकम का, इसमें से 20,000 निकाल के बकाया इनकम का जो 90% है वो डिस्ट्रीब्यूट कर देना चाहिए, एक्सक्लूडिंग फेयर वैल्यू गेन। यानी हम कह सकते हैं कि 15,000 का 90% एक्सपेंस को माइनस करने के बाद इसको लाजमी लाजमी डिस्ट्रीब्यूट करना है इन ऑर्डर टू क्लेम टैक्स एग्जाम्पशन, इन ऑर्डर टू क्लेम टैक्स एग्जाम्पशन। तो मैंने कहा कि भाई चलो यार, इसने ये कर दिया होगा और हमने इसमें से ये माइनस किया, तो मेरे पास ये आ गया इनकम फॉर द ईयर। इसको हम कहते हैं इनकी जबान में इनकम अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन, या यूं भी कह सकते हो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इनकम फॉर द ईयर, कुछ भी नाम दे दो, पर ये वो इनकम है जो अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन। अभी इसमें और भी चीजें हैं, पर मैं आपको एक एक करके बता रहा हूँ, फिर रिपीट कर रहा हूँ। रूल ये है, एग्जाम्प्ट इफ income for the year excluding capital gain realized plus unrealized distributed 90%, एटलीस्ट 90%। क्या करना है जानी, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, अगेन बता रहा हूँ आपको, एटलीस्ट 90% को क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट कर देना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई जो इसकी इनकम है ये वाली, ये 90% डिस्ट्रीब्यूट हो जानी चाहिए एक्सक्लूडिंग कैपिटल गेन, चाहे वो रियलाइज हुआ हो या नहीं हुआ हो, कैपिटल गेन को कटा के पूरा डिस्ट्रीब्यूट। यूजुअली ये कर ही लेते हैं क्योंकि कोई भी बंदा अपने पे टैक्स की हिट नहीं लेना चाहेगा, तो वो ये लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, क्योंकि फायदा भी उनका ये लोगों को। खैर डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह सब सीखते हैं, क्योंकि अगर मैं सामने वाले अपने यूनिट होल्डर का कैश फ्लो मैनेज करके चलूंगा तो वो भी मुझ पर ट्रस्ट प्लेस करेगा, मुझे पैसे देगा। म्यूचुअल फंड को क्या मिलेगा सर, उसकी फीस। बात क्लियर है आगे। अच्छा, फिर मैंने ये कहा कि सर अब हम बनाते हैं स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन यूनिट होल्डर फंड्स। या आप बहुत फोकस होकर देखिएगा, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन यूनिट होल्डर फंड इज जस्ट लाइक अ स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी, पर यहाँ पे इसकी प्रिपरेशन कुछ ऐसे होती है। सबसे पहले आता है कैपिटल वैल्यू, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट और नेट एसेट वैल्यू का टोटल। बात सुकून से समझिएगा, बात सुकून से समझिएगा, भी मैं कनेक्ट करूंगा यहाँ पर, कनेक्ट करूंगा यहाँ पर। तो ये टेक्निकली दिस इज सॉर्ट ऑफ शेयर कैपिटल, टेक्निकली दिस इज सॉर्ट ऑफ शेयर कैपिटल, ये है रिटेन अर्निंग और ये टोटल इक्विटी आ गई आपकी। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूँ ओपनिंग बैलेंस, अभी इसमें चेंजेस आएंगे, ये बेसिक बेसिक बना रहा हूँ। ओपनिंग बैलेंस क्या था सर, जीरो, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था ओपनिंग बैलेंस। अब अगली एग्जांपल को मैं यहीं से ही कंटिन्यू करूंगा, ये बात अपने भेजे में फिक्स कीजिएगा। मैंने कहा सर इशुएंस ऑफ 10,000 यूनिट्स। अच्छा, इसमें लिखना पड़ता है कि भाई कितने यूनिट इशू हुए हैं इस साल, तो इशुएंस ऑफ 10,000 यूनिट्स के अंदर आपने कहा कैपिटल वैल्यू के नाम पे कितने लिए आपने, सर कैपिटल वैल्यू के नाम पे आपने इतने लिए हैं, हमने कहा था 10,000 इंटू 100, क्योंकि कोई प्रीमियम नहीं, अगर आप ऊपर पैसे लेते तो प्रीमियम आता, ऊपर पैसे लेते तो क्या आता, प्रीमियम आता। तो अभी सर इसमें तो आपने पहली बार इशू किए थे, तो हमने कहा सर कोई प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम आएगा तो कैसे होगा वो भी देखते हैं। सही जी, ये आ गया। अच्छा, हम क्या कह सकते हैं, कोई रिडम्पशन नहीं, रिडम्पशन मतलब किसी ने लोगों ने पैसे निकाले नहीं है, तो हमने कहा रिडम्पशन 0 यूनिट्स। हमने कहा सर रिडम्पशन है 0 यूनिट्स की, तो कुछ भी नहीं है। और हमने ये कहा इसके बाद इनकम फॉर द ईयर, इनकम फॉर द ईयर से कैपिटल वैल्यू में डालूंगा अनडिस्ट्रीब्यूटेड में, सर अनडिस्ट्रीब्यूटेड में वो ये रहा। अच्छा जी, फिर हमने ये कहा कि यहाँ पे इसमें कोई चेंज नहीं है, हमने इसको टोटल कर दिया, हमने इसको टोटल कर दिया। और हम अगर यहाँ पर इनका टोटल करें सर, इनका, अच्छा जी, हमने कहा सर अगर मैं इसका टोटल करूँ, ये आ गया मेरे पास, ये इसका टोटल, इसका टोटल और इसका टोटल, तो सर हम यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरे नेट एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी है, 10,33965। ये देखो नेट एसेट्स की टोटल वैल्यू कितनी है, 10,33965। तो ये क्या है, यूनिट होल्डर्स फंड का बैलेंस है। और अगर मैं बैलेंस शीट में जाता हूँ,
10,3,965 ये आ रहा था 10,3,965। सर ये वाली अमाउंट जो मैं इसको हाईलाइट कर रहा हूँ और ये वाली अमाउंट हमेशा आपस में क्या होगी, मैच होगी। तो सर दिस वाज ऑल अबाउट अ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ म्यूचुअल फंड के, वो वर्कआउट किस तरह होता है। यानी अब ये पैसे पड़े हुए हैं किसके, यूनिट होल्डर के, वो जब चाहे निकाल सकते हैं, आया इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, क्योंकि यहाँ पे मैंने बांटा नहीं है, बांटूंगा तो वो भी दिखा दूंगा। पर अज्यूम कर रहा हूँ कि अगर बांट देता तो कोई टैक्स नहीं होता, सही है। फिर रिपीट कर रहा हूँ, मैंने डिविडेंड जानबूझ के नहीं बांटे, जस्ट टू मेक यू अवेयर विद द कॉन्सेप्ट कि भाई बनता कैसे ये, सही है जी। अगली क्लास में मिलते हैं रिडेम्पशन के साथ, सही है जी, और फर्दर इशूएंस के साथ। जज़ाकल्लाह।